हेलो गाइस, आई एम सचिन और मैं आपको क्लास 11 में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये है आपका चैप्टर 1 सेट्स। आपके लिए मैंने आर्यसमा बुक प्रेफर किया हुआ है कि आर्यसमा बुक से आप पूरा सिलेबस करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, सबसे अच्छी बुक जो है आर्यसमा है फॉर सिलेबस। ठीक है, कॉम्पिटिशन के लिए देखा जाए तो और भी बुक्स आती हैं। आर्यसमा की अपनी खुद की कॉम्पिटिशन की बुक आती है। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में देखा जाए तो ये जो आर्यसमा की बुक आती है मार्केट में, ये काफ़ी अच्छी है। और भी बुक्स आती हैं, NCERT है, IAS अग्रवाल है, तो लेकिन मेरे हिसाब से आर्यसमा सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, तो आर्यसमा से हम लोग आज सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर मेरा ये मानना है कि अगर आपने आर्यसमा से पूरा सिलेबस कर लिया तो किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी बुक का किसी भी सिलेबस बुक का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्यसमा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 सेट्स, क्लास 11 का पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है, एक वर्ड आता है कलेक्शन। इस फर्स्ट चैप्टर में आपका कलेक्शन वर्ड बहुत हो जाएगा। तो ये जो कलेक्शन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? हालांकि कलेक्शन वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, कलेक्शन वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कलेक्शन माना होता है ओनली कलेक्ट द डेटा, ओनली मतलब ये कलेक्ट द एनी डेटा। कोई भी डाटा आप कलेक्ट करो तो वो कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से अगर बनाना चाहें तो इतना कर सकते हो। कोई भी डाटा अगर आप कलेक्ट करते हैं तो उसे कलेक्शन कह सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, उन सभी के नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करके लेके आइए। ठीक है, आपसे कहा जाए कि सभी स्टेट्स की पॉपुलेशन को काउंट करके लाइए। आपसे कहा जाए कि आप अपने घर में सभी का फेवरेट क्रिकेटर्स के नेम लिख के लाइए। ठीक है, तो कोई भी डाटा हो तो वो आपका कलेक्शन कहलाता है। कलेक्शन में ही एक वर्ड आया है सेट। ठीक है, सेट आपका सिंगुलर है, सेट्स आपका प्लूरल है। ठीक है, सेट्स यानी बहुत सारे सेट यानी सिंगुलर प्लूरल सेट। सेट क्या होता है? ये देखो, ये एक वर्ड है, इसका इस्तेमाल बहुत होगा इस चैप्टर में, और ये एक वर्ड है, इसका तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सेट तो फिर ये चैप्टर का नाम है तो इसका तो इस्तेमाल होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके लाइफ में पहली बार ये वर्ड आपकी लाइफ में आ रहा है, सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है ये आपको देखना होगा। ये सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट माने भी डाटा को कलेक्ट करना है, लेकिन एक वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड क्या है वो हमें थोड़ा समझना होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, आप और आपके भाई से, यहाँ पे आप दो लोग मान लीजिए। ठीक है, आप मतलब दो लोग, अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप और आपके भाई से पूछें कि इवन नंबर्स बताओ। आप बैठे हो, आपका भाई बैठा है। ठीक है, और आपसे कहा जाए, दोनों से कहा जाए कि इवन नंबर्स बताइए कौन कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होगा 0 2 0 2 4 6 आपके भाई का भी आंसर होगा 0 2 4 6 ठीक है, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, दोनों आंसर सेम है। बात सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अच्छा एक और देखो एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे पूछा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका दोस्त कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों के आंसर सेम है, दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर सेम होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के जिनका आंसर अलग अलग होता है। अब आप कहेंगे सर अगर आंसर अलग अलग है तो हो सकता है दूसरे का गलत हो। नहीं, यही तो मजे की बात है कि कभी कभी ऐसा भी डाटा होता है जो आंसर दोनों के सही हैं लेकिन दोनों के अलग अलग हैं। तो समझिएगा, कुछ डेटा ऐसा होता है जो दोनों का सेम होता है, और कुछ होता है दोनों का अलग अलग होता है। क्वेश्चन दोनों के लिए सेम है लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग है।
जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है, ठीक है, माना कि आपने कहा महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका भाई महेंद्र सिंह धोनी रहे, विराट कोहली कह सकता है। मैं आपसे पूछूँ, हु इज़ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, हु इज़ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो बेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? बेस्ट के लिए कोई भी स्केल नहीं बनाया गया है, तो बेस्ट नाप लो, वही कौन लंबा है, जो लंबा हो बेस्ट, ऐसे बनाना है। बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट जब मैं बोलूँगा तो आपका आंसर अलग होगा, आपके भाई का आंसर अलग होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे डाटा हो जाते हैं, ऐसे डाटा कलेक्ट करने को कह देता है इंसान सामने वाला, जिनके आंसर अलग अलग होते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा डाटा होता है जो जिनके आंसर सेम होते हैं, ठीक है। जब आंसर सेम हो, जब दोनों के आंसर सेम हो तो कहलाता है सेट। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा डेटा जिनके एलिमेंट माने कि उनके जो आंसर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें अगर मैं एलिमेंट्स दे दूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँ टॉप फाइव क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो आपकी लिस्ट अलग होगी, आपके भाई की लिस्ट अलग होगी, ठीक है। तो जो आपके भाई की लिस्ट है, आपकी लिस्ट है, जो क्रिकेट के प्लेयर लिखे हुए हैं ना, वो एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला नंबर्स, इवन नंबर्स, तो 2, 4, 6, 8, तो क्या है ये एलिमेंट्स, इनको नाम दिया गया है एलिमेंट्स, ठीक है। तो किसी भी डेटा में जो भी कहा जाए तो नेम होते हैं, नंबर्स होते हैं, उन सभी को हम लोग एलिमेंट्स कहा जाते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। तो सुनिएगा कि ऐसे स्टेटमेंट जिनके एलिमेंट्स सेम हो, उन स्टेटमेंट्स को हम सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, अगर इस तरह लिखा है तो एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की स्पेलिंग आप देख लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सेम स्टेटमेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सेम स्टेटमेंट्स must be same, इंडिविजुअल्स क्या होता है, डेफिनेशन थोड़ा समझिए, क्योंकि डेफिनेशन वो लिखी हुई नहीं है, अपनी तरफ से सेट को समझने के लिए डेफिनेशन मैंने आपने बना दिया है। तो इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल है आपका भाई, दो लोग हो गए, ठीक है, दो लोग हो गए, तो आप अपने में इंडिविजुअल हो गए, आपका भाई अपने में इंडिविजुअल हो गया। तो इंडिविजुअल, देखिए, इंडिविजुअल को अलग अलग को सेम एक स्टेटमेंट दिया गया है, इंडिविजुअल को सेम स्टेटमेंट दिया गया है, तो जो उसके एलिमेंट्स आए हैं वो सेम होने चाहिए, फॉर सेट्स। ये आप डेफिनेशन अपने दिमाग में रखते हैं, बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है, ठीक है। सेट को समझने के लिए एकदम टू द पॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर समझिएगा, एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सेम स्टेटमेंट मस्ट बी सेम, यानी कि स्टेटमेंट एक ही, जैसे कि आपसे कहा जाए टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड, स्टेटमेंट सेम है, लेकिन आपकी लिस्ट अलग होगी, आपके भाई की लिस्ट अलग होगी। लिस्ट में जो कैंडिडेट रखेंगे ना, उन्हें मैं एलिमेंट्स कहता हूँ, मैंने ये चैप्टर कहता है उनको एलिमेंट्स कहता है, ठीक है। तो आपके एलिमेंट्स अलग होंगे, आपके भाई के एलिमेंट्स अलग होंगे, ठीक है। तो जो भी आपने एलिमेंट्स लिखे वो अलग अलग होंगे, तो ये सेट नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि लिस्ट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर इन वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कप 2011, तो सुनो एक बार,
2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वक्त इंडिया की टीम में जितने भी प्लेयर थे उनकी लिस्ट बनाने को कहा जाए, ठीक है। तो जो लिस्ट आप बनाएंगे वही लिस्ट आपका भाई बनाएगा, वही लिस्ट आपका भाई बनाएगा। तो ये सेट है। सेट का मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जाए अगर उसके एलिमेंट्स सभी लोगों के सेम आए, सभी लोगों के सेम आए तो वो सेट होता है, और अगर सेम नहीं आए तो वो सेट नहीं होता है, तो वो सेट नहीं होता है, ठीक है। ये है सेट की, कह सकते हैं, ठीक है, सेट की डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि डाटा इंडिविजुअल का सेम होना चाहिए फॉर सेट, ये चीज़ है मेन, ठीक है। अब आपके सामने एक्सरसाइज 1 जो है, एक्सरसाइज 1 अभी कोई बेसिक नहीं आया है, अभी कुछ केवल जो मैंने अभी सिखाया उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, कलेक्शन एंड सेट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कलेक्शन में एलिमेंट सेम हो सकते हैं, कलेक्शन में देखिए, कलेक्शन में आपके देखिए कलेक्शन में एलिमेंट्स मे बी और मे नॉट बी सेम, ठीक है, मे बी एंड मे नॉट बी, कभी कभी सेम हो सकते हैं, कभी कभी सेम नहीं हो सकते हैं। सेट में क्या होता है, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, एलिमेंट्स बहुत जरूरी है सेम होने चाहिए, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल्स फॉर सेम स्टेटमेंट। ये लाइन ध्यान रखिएगा, फॉर इंडिविजुअल्स फॉर इंडिविजुअल्स फॉर सेम स्टेटमेंट। सेम स्टेटमेंट हो तो इंडिविजुअल्स के एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, तो सभी के स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स निकल रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंस आप देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। आपको कुछ अच्छा एक और आपको नोट पॉइंट बताता हूँ। सेट्स इज आल्सो कलेक्शन, सेट्स इज आल्सो पार्ट ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन में से ही दो चीज़ निकली है, आप कह सकते हैं कलेक्शन में से ही दो चीज़ें निकली हैं, सेट एंड नॉन सेट। एनालिसिस का कुछ जिक्र नहीं है बुक में, ये अपनी तरफ समझ लो बस। एक होता है सेट, एक होता है नॉन सेट। अगर एलिमेंट सेम हो तो सेट होता है, एलिमेंट सेम नहीं हो तो नॉन सेट होता है, और दोनों मिला दिए जाएँ तो कलेक्शन हो जाता है। कलेक्शन में मे बी एंड मे नॉट बी, एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो सेट कहलाएगा, और अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो नॉन सेट कहलाएगा। एलिमेंट सेम किस कैसे, इंडिविजुअल्स के, ठीक है, ये चीज़। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आपको कुछ कलेक्शंस दे रहे हैं, हम आपको कुछ कलेक्शंस दे रहे हैं, उसमें चेक करना है कि वो सेट्स है या नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, नेचुरल नंबर लेस देन 50, ठीक है, 50 से लेस देन नेचुरल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 50 से जितने भी लेस देन नेचुरल नंबर्स है कौन कौन से होंगे, 1 to 49। आपके भाई से पूछूंगा तो 1 to 49, दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए ये सेट है, इसलिए ये सेट है। सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर in India,
गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, इंडिया के गुड हॉकी प्लेयर। अब हॉकी प्लेयर्स के नाम आपको भी नहीं याद होगा, मुझे नहीं याद होगा, चलो हॉकी की जगह पे क्रिकेट ले लेते हैं। क्रिकेट प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर। बेटा गुड कोई नहीं नाम सकता, गुड कितना कौन सा ज़्यादा गुड है, कौन सा कम गुड है, ठीक है। सभी के लिए गुड अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपके भाई की लिस्ट अलग होगी, आपकी लिस्ट अलग होगी, इसलिए ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। थर्ड बात, the collection of all girls in your class, all girls in your class। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, वो कंफ्यूजन मैं दूर करूँगा आपका। आपके भाई की क्लास में गर्ल्स अलग होंगी, आपकी क्लास में गर्ल्स अलग होंगी, बात सही है। तो आप कहोगे आपके भाई की लिस्ट अलग होगी, आपकी लिस्ट अलग होगी, बात सही है। तो ये सेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सेट है। क्यों? क्योंकि बुक ये मानती है कि टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों से एक ही करके पूछ रहे हैं आपकी क्लास में कौन गर्ल्स है, आपकी क्लास में कौन गर्ल्स है। तो क्लास तो कोई एक ही है ना। इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये बुक इस तरह से क्वेश्चन बनाती है कि क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर हर एक बच्चे से पूछा जाए अपनी क्लास की गर्ल्स की लिस्ट बनाओ, अपनी क्लास की गर्ल्स की लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट दोनों की सेम आएगी, इसलिए ये सेट है, ठीक है। ठीक, ये चीज़। फोर्थ पार्ट, the collection of most talented writers, talented writers का टैलेंटेड होना। देखिए, आप नॉवेल्स पढ़ते होंगे, ठीक है, कहानियाँ पढ़ते होंगे, किसी को किसी राइटर की कहानी पसंद आती है, किसी को किसी की राइटर की कहानी पसंद आती है। यहाँ पर टैलेंटेड की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है, टैलेंटेड का कोई पैमाना नहीं हो सकता। जिसे जो चीज़ पसंद आती है उसके लिए वही टैलेंटेड हो जाता है, ठीक है। किसी को प्रेमचंद की कहानियाँ पसंद आएंगी, किसी को माधवी वर्मा की कविताएँ पसंद आएंगी, ठीक है। तो मेन चीज़ कहने का ये है कि टैलेंटेड को डिफाइन नहीं किया जा सकता, टैलेंटेड को कोई डिफाइन नहीं कर सकता भाई कि हाँ कि इस तरह के लोग टैलेंटेड होते हैं, इस तरह के टैलेंटेड होते हैं लोग। किसी को शेक्सपियर की कहानी पसंद आएगी, किसी को हमारे प्रेमचंद की कहानियाँ पसंद आएंगी, किसी को अपनी दादी की कहानियाँ पसंद आएंगी। तो मेन चीज़ मेनली क्या है कि यहाँ टैलेंटेड केवल पसंद पर डिपेंड होता है और पसंद सभी की अलग अलग हो सकती है, इसलिए टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट अलग अलग होगी। आपकी आपके भाई मूवीज़ भी लेते हैं, किसी को एक्शन मूवीज़ पसंद है, किसी को कॉमेडी मूवीज़ पसंद है, किसी को हॉरर मूवीज़ पसंद है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो आप कोई एक्शन डबल बता सकते हैं, ठीक है, सिंगम बता सकते हैं। शायद आपके भाई को मान लीजिए कोई और कॉमेडी मूवी पसंद आ सकती है, ठीक है, धमाल मूवी वगैरह कोई भी पसंद आ सकती है। तो मेनली क्या है, टैलेंटेड का कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि भाई इस तरह के लोग टैलेंटेड होते हैं, सभी के लिए अलग अलग तरह के लोग टैलेंटेड होते हैं। इसलिए टैलेंटेड राइटर्स की लिस्ट जो है अलग अलग आएगी, इसलिए मैं इसे नॉन सेट में रखूँगा, सेट में नहीं रखूँगा। Fifth part, the collection of difficult topic in mathematics. Difficult topic, difficult. Topic in मैथमेटिक्स। डिफिकल्ट को भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता बेटा। किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद होती है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद होती, ठीक है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद होती है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद होती है। आपने 10th में ही आपने देखा होगा, कुछ बच्चे कहते होंगे ट्रिग्नोमेट्री बड़ा मजा आता है, और कुछ कहते होंगे ट्रिग्नोमेट्री दम निकाल ली। तो डिफिकल्ट को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट के लिए भी कोई भी स्किल नहीं बनाया गया है कि डिफिकल्ट को कैसे नाम, इसलिए मैं इसे सेट में नहीं रखूँगा। आपका 6th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ
written by मुंशी प्रेमचंद, नोबल written by मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल लिखे हैं ना आपको याद होंगे ना आपको भाई को याद होंगे ना मुझे याद है, ठीक है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप अपने गूगल पे देखोगे, वो अपने गूगल पे देखेगा, हम अपने गूगल पे देखेंगे, तो मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए नोवेल्स सेम आएंगे, ठीक है, सेम आएंगे। और हम तीन ऐसे माना, हम तीनों को होमवर्क दिया जाए, कि भाई तुम्हें होमवर्क दिया, तुम्हें भाई को होमवर्क दिया, मुझे होमवर्क दिया कि मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए सभी नॉवेल्स लिख के लेके आओ, कौन से लिखे थे उन्होंने। तो अपन क्या करेंगे, गूगल पर सर्च मारेंगे और लिस्ट बना के लेके आएंगे, तीनों की लिस्ट सेम होगी या नहीं होगी, बस आप बताइए। अगर लिस्ट सेम होगी तो ये सेट है, अगर लिस्ट सेम नहीं होगी तो सेट नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस लगाइए, लिस्ट सेम होगी बेटा, लिस्ट सेम होगी इसलिए ये सेट है, ठीक है। सेवन पार्ट देखेंगे, The collection of month of year beginning with the letter J. Months of letter J, यानी कि J लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, ये नीचे लिखा दिखाई दे रहा है आपको साफ, चलिए ठीक है। मंथ्स ऑफ लेटर J, J से स्टार्ट होने वाले जो भी मंथ्स हैं वो सेट होंगे या नहीं, आपसे पूछा जाए, आप बताओ। J से स्टार्ट होते हैं जो मंथ कौन से हैं, जून जुलाई जनवरी जून जुलाई, आपके भाई की लिस्ट वही होगी, जनवरी जून जुलाई। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप देखें जनवरी जून जुलाई, आपका भाई कहे जुलाई जनवरी जून माना जाएगा, मैं कहूँ जून जुलाई जनवरी कुछ भी कह दो। मेनली क्या है, तीनों की लिस्ट सेम होगी, यानी सेट है, ठीक है, यानी सेट है। चलिए यहाँ पे जाते हैं गेट पर। Of question in this chapter, all questions in this chapter, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, अब आप कहेंगे सर कि मेरे पास एनसीईआरटी है, आपके पास आरडी है, उनके पास आधा से कवर है, तो सभी के फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग लिस्ट होगी, ठीक है ये। लेकिन नहीं, जब हम मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि पूरी क्लास में सभी के पास सेम बुक है, टीचर के पास भी सेम बुक है, तब टीचर पूछे कि भाई इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी क्वेश्चंस हैं, तो सभी लोग सेम आंसर देंगे, इसलिए ये सेट है। नाइन्थ पार्ट The collection of most dangerous animal of the world. Most dangerous animals in the world. Dangerous. आपने देखा होगा कुछ लोगों को सांप से बहुत डर लगता है, कुछ लोगों को चूहे से डर लगता है, किसी को मान लीजिए कुत्ते से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है। डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, डेंजरस को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, डेंजरस सभी का अलग अलग होता है, किसी को छिपकली भी डर लगता है, तो डेंजरस को भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए ये सेट में नहीं आता। लास्ट वन इज टेंथ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर। आपसे कहा जाए प्राइम कौन कौन से हैं, आपके भाई से कहा जाए प्राइम कौन कौन से, मुझसे कहा जाए प्राइम कौन कौन से, तीनों की लिस्ट सेम पड़ेगी, इसलिए ये सेट है। 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13, 17, 19 जो भी प्राइम होते हैं, हम तीनों हमारे आपके भाई की लिस्ट सेम होगी, ठीक है, इसलिए ये सेट है।
तो ये क्वेश्चन किस लिए बनाया गया? केवल ये बताने के लिए कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे आपको सोचना है। जब कभी सेट वर्ड आएगा तो आप किस तरह से सोचना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये आप देखिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, ये छोटी सी एक्सरसाइज थी कि सेट को थोड़ा बहुत बताने के लिए, ठीक है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट पार्ट 4 8, सेकंड मैं भी बताऊंगा इसे क्या है, -4 8, थर्ड पार्ट 12 8, फोर्थ पार्ट 9 8, फिफ्थ पार्ट 0 8, सिक्स्थ पार्ट -2 8। देखो बेटा, अब एक बात सुनो, आप किसी भी फील्ड में जाएं, डॉक्टर्स देखें, वकील देखें, ठीक है, क्रिकेटर्स देखें, तो किसी भी फील्ड में जाएं तो सभी की यूनिफॉर्म होती है बेटा, होती है यूनिफॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वकील जो है वो कोट, ब्लैक कोट और वाइट अंदर टी शर्ट एकदम खुला लगा के ऐसे क्यों लेते हैं, ब्लैक कोट क्यों, क्या आपसे पूछा, क्या जवाब है? देयर इज नो रीजन, उनकी यूनिफॉर्म की कोई रीजन नहीं है। पुलिस वालों की खाकी कलर का होता है या उनके टॉप, ठीक है, क्यों है ऐसा, कोई रीजन नहीं है। लेकिन इतना जरूरत है कि सभी प्रोफेशन में सभी को एक अलग अलग यूनिफॉर्म दी गई है कि भाई पहचानने के लिए कि भाई इस यूनिफॉर्म का व्यक्ति होगा तो ये होगा, ठीक है, कि खाकी वर्दी पहन के कोई नहीं क्लिनिक में बैठा हुआ किसी की नब्ज देख रहा हो, है ना, बस ये खाकी पहने हैं तो पुलिस का होगा, वाइट कोट पहने हुए है तो वो डॉक्टर होना चाहिए। तो केवल यूनिफॉर्म इसलिए बनाई गई है कि लोगों को दूर से पहचान लेना कि भाई ये इस कैटेगरी का बंदा है, इस फील्ड में है ना। ऐसे ही सेट को पहचानने के लिए बनाया गया है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट, हाँ जी, कर्ली ब्रैकेट तो बहुत पहले से था, ठीक है, लेकिन अब ऐसे मानो वाइट कोट का पहले नहीं था, डॉक्टर्स बने होंगे उससे पहले नहीं था, लेकिन वाइट कोट की एक निशानी दे दी डॉक्टर को, तुम वाइट कोट पहनोगे, तो यही चीज़ है, यही से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पहले भी था, लेकिन सेठ वही को भाई जब सेठ वही का जन्म हुआ तो वही देती है भाई तुम कर्ली ब्रैकेट जाओ, तुम जब कभी भी जाओगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आओगे, हम कोट पहने कर्ली ब्रैकेट के अंदर आओगे। और देयर इज नो रीजन, सिर्फ इस बात का केवल इतना आप कह सकते हो कि सेट को पहचानने के लिए, सेट को पहचानने के लिए, ठीक है, दूर से पहचानने के लिए कि कर्ली ब्रैकेट में अगर जब कभी भी कर्ली ब्रैकेट में बहुत सारे लोग कॉमा लगा के लिखे होंगे तो वो सेट कहलाएगा। ऑलवेज, ऑलवेज, जब कभी भी कर्ली ब्रैकेट में कई लोग कॉमा लगा के लिखे होंगे तो वो सेट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ सुनो, जब हम कभी कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, मान लो किसी नए बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखाया, ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले ये बताओ, किसी को क्रिकेट खेलना सिखाना है, अच्छा क्रिकेट खेलना सिखाना है, तो सबसे जिसने कभी क्रिकेट देखा भी नहीं, बात सुनिएगा, जो एक बच्चा है जिसने क्रिकेट कभी देखा नहीं, ठीक है, और आपसे कहा जाए भाई ये देखो ये क्रिकेट क्या नाम है, इस क्रिकेट सिखाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? आपको
कि उसे एक एक करके एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहिए। ये बैट है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये बॉल है, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये स्टम्प्स है, ये पिच होती है, तो ये चीज़ बतानी पड़ती है। ठीक है, नाम बताने पड़ते हैं, हर एक चीज़ के नाम बताने पड़ते हैं। ठीक है, फिर के नाम बताने पड़ते हैं, है ना। ऐसे ही इस चैप्टर में कुछ नए नाम आ रहे हैं, कुछ नए नाम आ रहे हैं बिलोंग्स टू। इसका नाम है बिलोंग्स टू। ठीक है, एक आ रहा है ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये है बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। इनके नेम है। मैं क्या कहा, जब भी हम एक नई चीज़, जैसे हम चेस खेलना सीख रहे हैं, चेस खेलना सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे भाई ये देखो ये राजा है, ये बशीर है, ये ऊँट है, ये देखो ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये बताएंगे ना। तो वही चीज़ है, हम आपको बता रहे हैं भाई ये है बिलोंग्स टू। इस सर्कल का कभी कोई दिखे तो समझ जाओ ये बिलोंग्स टू है, इससे कटा हुआ तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये नाम हो गया। अब इसका काम देखो, काम ध्यान रखिएगा, पहले नाम होता है, उसका काम होता है। मैंने कहा हाथी है, हाथी क्या करता है भाई, हाथी ऐसे ऐसे चलता है। एक नाम होता है, फिर काम होता है। जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, तो उसके पहले वोकेब अच्छी होनी चाहिए, वोकेब अच्छी करनी पड़ती है, वोकेब। ठीक है, उसमें उस जो भी आप सीख रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके नाम और काम। वोकेब का मतलब फिर नाम नहीं होता, वोकेब का मतलब का काम भी होता है। उनका नाम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उनके काम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो उसमें ये कह रहा है ये जो डॉट लगा हुआ है ना, इनमें आपको बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो तो क्या करेंगे, अगर 4 ए सेट के अंदर देखो, पहले ब्रैकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स, इनका नाम एलिमेंट्स होता है। ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ये सब एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर ये 4 ए सेट के अंदर है या नहीं, ये देखो 4 ए सेट के अंदर है, अगर है तो लगाएंगे आप बिलोंग्स टू। -4 इस सेट के अंदर है, नहीं है तो आप लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल है। अभी बहुत छोटी बात आ रही है, आगे चलकर बहुत बड़ी बात आएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बात है आगे। जैसे कि आपसे कहा जाए हाथी कैसे चलता है, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। ठीक है, कितना आसान है, घोड़ा है ये। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या चेस आसान चीज़ है? क्रिकेट है क्या, क्रिकेट में बैट पकड़ा, बॉल आई, मार दी, क्रिकेट हो गई। क्या वास्तव में क्रिकेट इतना आसान है? नहीं। तो वही चीज़, लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें बताया था ये चीज़ है, तो उस वक्त ये ना कि इतना आसान कैसे है, आएगा, इसका भी टाइम आएगा। तो नहीं अपना टाइम आएगा, लेकिन इसका जब टाइम आएगा ना तब बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम केवल सीख रहे हैं स्टार्टिंग बेसिक, बहुत ही छोटी बात है। ठीक है, चलो -12, क्या 12 ए सेट के अंदर है? नहीं है। क्या 9 ए सेट के अंदर है? बिलोंग्स टू। हमसे पढ़ेंगे कैसे? 9 इज बिलोंग्स टू ए, 0 इज बिलोंग्स टू ए, बट -2 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। पढ़ने का तरीका सुनिएगा, इज बिलोंग्स टू, इज बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू एंड इज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू आप वर्ड अपने दिमाग में रखना। तो ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज विद बेसिक सेट करेगा। ठीक है, तो हम एक नई सफर पर चल दिए हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस नए सफर पर। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी आगे चलना डिटेल से स्टार्टिंग से धीमे धीमे करके एक क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज पूरी आगे चलना, फुल एक्सरसाइज, फुल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन किसी बोर्ड पर एक करके खत्म करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज करूँगा।
मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।